नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद के प्रश्नोत्तर। यह आपके परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी है। ये क्वेश्चन आंसर पेपर फॉर्मेट को ध्यान में रखकर कराए जा रहे हैं। सबसे पहले करते हैं एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। Let us begin with the one-word answer questions, which carry 1 mark in the exam. प्रश्न नंबर 1 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? In which year did Mahatma Gandhi return to India from South Africa? इसका उत्तर है जनवरी 1915 में। प्रश्न नंबर 2 है, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? Where did Mahatma Gandhi launch his first सत्याग्रह in India? इसका उत्तर है चंपारण, बिहार। प्रश्न नंबर 3 है, रोलैट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? In which year was the Rowlatt Act passed? इसका उत्तर है 1919। प्रश्न नंबर 4 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? In which city did the Jallianwala Bagh massacre take place? इसका उत्तर है अमृतसर। प्रश्न नंबर 5 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का सैन्य अधिकारी कौन था? Who was responsible for the Jallianwala Bagh massacre? इसका उत्तर है जनरल रेजिनाल्ड डायर। प्रश्न नंबर 6 है, असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब प्रारंभ हुआ? When was the non-cooperation movement launched? इसका उत्तर है 1920। प्रश्न नंबर 7 है, चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? Which movement was withdrawn after the चौरी चौरा incident? इसका उत्तर है असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। प्रश्न नंबर 8 है, दांडी मार्च किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? In which year did the दांडी मार्च begin? इसका उत्तर है 1930। प्रश्न नंबर 9 है, गांधी-इरविन समझौता गांधी-इरविन पैक्ट किस वर्ष हुआ था? In which year was the Gandhi-Irwin Pact signed? इसका उत्तर है 1931। प्रश्न नंबर 10 है, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? In which year was the Quit India movement launched? इसका उत्तर है 1942। अब करते हैं शॉर्ट प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं। Now, let us look at short answer questions, which typically carry 2 or 3 marks in the exam. प्रश्न नंबर 11 है, सत्याग्रह से गांधी जी का क्या अभिप्राय था? What did Mahatma Gandhi mean by सत्याग्रह? इसका उत्तर है सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित एक अहिंसात्मक संघर्ष की पद्धति थी जिसका उद्देश्य सत्य और अहिंसा के माध्यम से अन्याय का विरोध करना था।
Satyagraha was a method of non-violent resistance introduced by Mahatma Gandhi to oppose injustice through truth and non-violence. एक सत्याग्रह का अर्थ सत्य और अहिंसा के बल पर अन्याय का विरोध करना है. Satyagraha means resisting injustice through the power of truth and non-violence. दो गांधी जी का विश्वास था कि सत्य की शक्ति से अन्याय पर विजय प्राप्त की जा सकती है. गांधी जी believed that the power of truth could overcome injustice. 3. इसमें हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि शांतिपूर्ण और नैतिक तरीकों का पालन किया जाता है. It does not involve violence, instead, it follows peaceful and moral methods. चार. सत्याग्रह का उद्देश्य विरोधी के हृदय परिवर्तन के माध्यम से न्याय प्राप्त करना था. The objective of Satyagraha was to achieve justice by changing the heart of the opponent. प्रश्न नंबर 12 है, रॉलेट एक्ट क्या था? What was the Rowlatt Act? इसका उत्तर है, रॉलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक दमनकारी कानून था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना था. The Rowlatt Act 1919 was a repressive law passed by the British government to suppress the nationalist movement. एक यह अधिनियम 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया. This act was passed by the British government in 1919. इसके अनुसार सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार और हिरासत में रख सकती थी. Under this act, the government could arrest and detain any person without trial. 3. इस अधिनियम ने प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए. The act imposed strict restrictions on the freedom of the press and civil liberties. 4. महात्मा गांधी ने इस कानून का देशव्यापी विरोध किया और रॉलेट सत्याग्रह का आह्वान किया. Mahatma Gandhi strongly opposed this act and launched the Rowlatt Satyagraha against it. प्रश्न नंबर 13 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? What was the impact of the Jallianwala Bagh massacre on the Indian national movement? इसका उत्तर है, 1. लोगों का ब्रिटिश शासन पर विश्वास पूरी तरह समाप्त हो गया. The people completely lost their faith in British rule. 2. पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रोश और विरोध की लहर फैल गई. A wave of anger and protest spread across the country against the British government. 3. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा और गति मिली. The Indian national movement received a new direction and momentum. 4. महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया. Mahatma Gandhi decided to launch the non-cooperation movement against British rule. प्रश्न नंबर 14 है, खिलाफत आंदोलन क्या था? What was the खिलाफत मूवमेंट? इसका उत्तर है, 1. यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में प्रारंभ हुआ. The movement began in 1919 after the First World War.
इसका मुख्य उद्देश्य तुर्की के खलीफा के पद और उसके धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना था. Its main objective was to protect the position and religious authority of the Turkish Caliph. 3. इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने किया. The movement was led by the Ali brothers, Maulana Muhammad Ali and Maulana Shaukat Ali. 4. महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए इस आंदोलन का समर्थन किया और इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ा. Mahatma Gandhi supported the movement to promote Hindu-Muslim unity and linked it with the non-cooperation movement. प्रश्न नंबर 15 है, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? Why was the non-cooperation movement launched? इसका उत्तर है 1. रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया. The movement was launched in protest against the Rowlatt Act 1919. 2. जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में इसे शुरू किया गया. It was started in protest against the Jallianwala Bagh massacre 1919. 3. खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए गांधी जी ने इसे अपनाया. गांधी जी supported the movement to back the Khilafat movement and strengthen Hindu-Muslim unity. 4. इसका मुख्य उद्देश्य स्वराज, सेल्फ रूल, प्राप्त करना और ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग करना था. Its main objective was to achieve Swaraj, self-rule, by refusing to cooperate with the British government. प्रश्न नंबर 16 है, चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? Why did Gandhi withdraw the non-cooperation movement after the चौरी चौरा incident? इसका उत्तर है 1. चौरी चौरा में आंदोलन हिंसक हो गया था. The movement turned violent. 2. पुलिस थाने में आग लगा दी गई. A police station was burnt. 3. कई पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई. Policemen were killed. 4. गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे. Gandhi withdrew the movement to uphold non-violence. प्रश्न नंबर 17 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई? How did the civil disobedience movement begin? इसका उत्तर है 1. महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की. महात्मा गांधी started the Dandi march from Sabarmati ashram on 12 मार्च 1930. 2. लगभग 240 मील 390 किलोमीटर की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे. After marching about 240 मील 390 किलोमीटर, he reached Dandi on 6 अप्रैल 1930. 3. दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून का उल्लंघन किया. At Dandi, Gandhiji broke the British salt law by making salt from sea water. 4. इसी घटना के साथ पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का व्यापक रूप से आरंभ हुआ.
This act marked the nationwide beginning of the civil disobedience movement. प्रश्न नंबर 18 है, नमक कानून, सॉल्ट लॉ, को तोड़ने का क्या महत्व था? What was the significance of breaking the salt law? इसका उत्तर है, एक, नमक प्रत्येक व्यक्ति की दैनिक आवश्यकता थी, इसलिए इसका संबंध समाज के हर वर्ग से था. Salt was an essential daily necessity for every person, so it affected all sections of society. दो, नमक पर लगाया गया कर गरीब और अमीर दोनों को समान रूप से प्रभावित करता था. The salt tax affected both the rich and the poor alike. तीन, नमक को आंदोलन का प्रतीक बनाने से पूरे देश के लोगों को आंदोलन से जोड़ना आसान हो गया. Making salt the symbol of the movement helped unite people across the country. 4, नमक कानून तोड़ना ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों को खुली और अहिंसात्मक चुनौती देना था. Breaking the salt law was a symbolic and non-violent challenge to British rule and its unjust policies. प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग क्यों लिया? Why did peasants participate in the civil disobedience movement? इसका उत्तर है, एक, किसान भूमि कर, लैंड रेवेन्यू, में कमी करवाना चाहते थे. The peasants demanded a reduction in land revenue. 2, वे आर्थिक संकट और बढ़ते कर्ज से राहत की अपेक्षा रखते थे. They expected relief from the economic crisis and increasing debts. 3, वे ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण कर एवं राजस्व नीतियों का विरोध कर रहे थे. They opposed the unjust tax and revenue policies of the British government. 4, उन्हें विश्वास था कि स्वराज मिलने पर उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा. They believed that the attainment of Swaraj would improve their economic and social conditions. प्रश्न नंबर 20 है, भारत में राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने में राष्ट्रीय प्रतीकों का क्या महत्व था? How did national symbols help in developing nationalism in India? इसका उत्तर है, एक, भारत माता की छवि ने लोगों में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिया. The image of Bharat Mata promoted the spirit of national unity and patriotism among the people. 2, राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया और लोगों को एकजुट किया. The national flag became an important symbol of the freedom movement and united the people. 3, देशभक्ति के गीतों, लोक कथाओं और राष्ट्रीय साहित्य ने लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया. Patriotic songs, folk tales, and nationalist literature inspired people to participate in the freedom struggle. 4, इन राष्ट्रीय प्रतीकों ने लोगों में सामूहिक राष्ट्रीय पहचान, कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण की भावना विकसित की. These national symbols helped develop collective national identity and sense of commitment towards freedom. तो आज हमने क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद के NCERT आधारित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करे. So,
Today we covered the most important NCERT-based questions and answers for Class 10 History, Chapter 2, Nationalism in India. इस वीडियो में वन वर्ड, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर सभी प्रकार के प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में कवर किए गए हैं, ताकि आपकी CBSE बोर्ड एग्जाम की तैयारी मजबूत हो सके. This video covers all types of questions, one word, short answer, and long answer, in both Hindi and English mediums to strengthen your preparation for the CBSE board exams. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. अगले वीडियो में हम चैप्टर 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे. धन्यवाद.